नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक टॉपिक ग्लैंड अर्थात ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, जो बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्थात बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो आइए हम इसको आसानी से देखते हैं, ग्रंथि अर्थात ग्लैंड को। फिर ग्रंथि अर्थात ग्लैंड को देख लेने के बाद ग्लैंड के प्रकार के बारे में देखेंगे, फिर उससे निकलने वाले और उसमें निर्माण होने वाले एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रंथि को देखने से पहले यदि हम मानव शरीर की बात करें, यदि मानव शरीर के बारे में देख लेते हैं तो फिर हमें आसानी से समझ आ जाएगी ग्रंथि क्या होती है। जिस प्रकार हम मानव की शरीर की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो कोशिका होती है अर्थात सेल होती है। फिर सेल का समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करती है अर्थात फॉर्मेशन करती है। फिर उत्तक अर्थात टिश्यू के समूह मिलकर ऑर्गेन अर्थात अंग का निर्माण करती है। फिर ऑर्गेन का समूह अर्थात अंग का समूह मिलकर ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करती है। फिर ऑर्गेन सिस्टम अर्थात अंग तंत्र मिलकर हम मानव का शरीर का निर्माण करती है। तो इसी क्रम में क्या होती है, तो जिस प्रकार मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और कोशिका मिलकर टिश्यू का निर्माण की, ठीक, और टिश्यू मिलकर ऑर्गेन का निर्माण करती है। तो जब टिश्यू का फॉर्मेशन अर्थात निर्माण हो रही होती है तो इसी क्रम में कुछ विशेष प्रकार की टिश्यू का निर्माण होती है। और जब टिश्यू का निर्माण होने के बाद अर्थात टिश्यू के समूह मिलकर अंग का जब निर्माण होती है तो कुछ विशेष प्रकार की इसी टाइम अंग का निर्माण हो जाती है। कहने का मतलब सबसे पहले सेल अर्थात कोशिका बनी, कोशिका के मिलने से टिश्यू बनी और टिश्यू के मिलने से ऑर्गेन बनी। तो जब ये टिश्यू और ऑर्गेन बन रही होती है तो इसी बीच में कुछ विशेष प्रकार की टिश्यू बन जाती है अर्थात उत्तक बन जाती है, और इसी बीच में कुछ विशेष प्रकार की ऑर्गेन बन जाती है। जो टिश्यू बनी और जो ऑर्गेन बनी, इसी से कुछ विशेष प्रकार की केमिकल अर्थात रसायन का निर्माण और स्राव होती है, जो एंजाइम तथा हार्मोन के रूप में होती है, जिसे हम ग्रंथि कहते हैं। यदि डिफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कुछ उत्तक और कुछ अंग विशेष प्रकार की केमिकल्स अर्थात एंजाइम तथा हार्मोन का निर्माण तथा स्राव करती है, जिसे हम ग्लैंड अर्थात ग्रंथि कहते हैं। आसानी से समझ गए ग्रंथि क्या होती है। अब हम इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रंथि अर्थात ग्लैंड यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि, जिसको हम इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में हम प्यार से इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तीसरा होती है मिश्रित ग्रंथि, जिसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। इस वीडियो में हम मुख्यतः मेन तौर पर यदि बात करेंगे तो बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में, उसके बाद आने वाली अगले वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देखेंगे, फिर उसके जस्ट आने वाले अगले वीडियो में मिश्रित ग्रंथि के बारे में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम डिफिनेशन देख लेते हैं तीनों का, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा मिश्रित ग्रंथि, तीनों का। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड की क्या खासियत है। इस ग्लैंड में अर्थात इस मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम का निर्माण और एंजाइम का स्राव अर्थात सेक्रेशन होती है। ये जो एंजाइम का निर्माण हुई, ये नली के द्वारा शरीर के एक भागों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है, जिसके कारण ये ब्लड के संपर्क में नहीं आ पाती है। ऐसी ग्रंथि को हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। कहने का मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि में नली यानी डक्ट होती है। डक्ट का क्या काम है, एंजाइम को शरीर के एक भागों से शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाना। जब इसमें नली है और एंजाइम को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा दी जाती है तो इस क्रम में मतलब ब्लड बीच में कहीं भी नहीं आती है, इसीलिए ब्लड के संपर्क में नहीं आती है। यदि हम एक लाइन में बात करें तो बाह्यस्रावी ग्रंथि अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड, इस ग्रंथि में नली होती है और इसमें एंजाइम का निर्माण और स्रावित अर्थात सेक्रेशन होती है, और ये ब्लड के संपर्क में नहीं आती है। वैसी ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती है। समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा देखें, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। यदि अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात इंडोक्राइन ग्लैंड, यदि हम इसकी बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का निर्माण होती है और हार्मोन का स्राव अर्थात सेक्रेशन होती है। ये जो हार्मोन का निर्माण हुई तो ये हार्मोन शरीर के एक भागों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। ये पहुंचाने का काम ब्लड करती है। कहने का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का निर्माण कर देती है और ब्लड के द्वारा शरीर के एक भागों से दूसरे भागों तक पहुंच जाती है। इसमें ब्लड की क्यों आवश्यकता हुई, क्योंकि इस ग्रंथि में नलिका विहीन होती है अर्थात इसमें नलिका नहीं होती है, मतलब डक्ट लेस होती है।
समझ गए होंगे। यदि इसका भी हम डिफिनेशन की बात करें एक लाइन में, तो वैसा ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण और रिलीज करे और जिसमें नली नहीं हो अर्थात नलिका विहीन हो और जो ब्लड के संपर्क में हो, वैसा ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाते हैं। यहाँ पे 2 बात ध्यान देने योग्य है। एक बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का निर्माण होती है। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे हार्मोन का निर्माण होती है। समझ गए। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा मिश्रित ग्रंथि अर्थात मिक्स्ड ग्लैंड। ये जो मिक्स ग्लैंड होती है ये बाह्यस्रावी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का सम्मिलित रूप अर्थात मिला हुआ रूप होती है। कहने का मतलब इसमें एंजाइम का भी निर्माण होती है और हार्मोन का भी निर्माण होती है। इसको अच्छे से आने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि, उसके बाद मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि का जब वीडियो आएगी तो उसमें और अच्छा से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि जो एंजाइम का निर्माण और सेक्रेशन होती है, उसके बारे में इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि, ये जितने प्रकार की भी ग्रंथि को देखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ बाह्यस्रावी ग्रंथि ही होगी अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होगी। ठीक है। तो यदि हम ग्रंथि की बात करें तो सबसे पहला ग्रंथि है श्वेत ग्रंथि। यदि हम श्वेत ग्रंथि की बात करें तो ये श्वेत ग्रंथि त्वचा के ऊपरी भागों में होती है। अर्थात जिस तरह ये हम मानव शरीर की हाथ दिख रही है, ये उंगली के जस्ट ऊपर जो परत है अर्थात त्वचा है, स्किन है, इसके ऊपर पाई जाती है और इसमें पसीना का स्राव होती है। ये जो पसीना है ये भी अपने आप में एक प्रकार की एंजाइम है और ये जो पसीना है ये श्वेत ग्रंथि से ही निकलती है। कहने का मतलब श्वेत ग्रंथि में इस पसीना का भी निर्माण भी होती है और इसी श्वेत ग्रंथि से पसीना का निष्कासन अर्थात सेक्रेशन अर्थात रिलीज भी होती है। समझ गए होंगे। श्वेत ग्रंथि ये त्वचा के ऊपरी भागों में पाई जाती है और इससे पसीना का स्राव होती है और निर्माण होती है। दूसरा सीबम ग्रंथि, ये सीबम ग्रंथि त्वचा के भीतरी भाग में पाई जाती है। जिस प्रकार ये श्वेत ग्रंथि थी त्वचा के ऊपरी भागों में थी, ये त्वचा के भीतरी भागों में पाई जाती है। ये त्वचा है, त्वचा के भीतरी भाग भी होती है अर्थात भीतरी परत होती है, उस पर पाई जाती है। इसमें जो एंजाइम पाई जाती है वो एंजाइम की प्रवृत्ति तेलीय होती है, जिसके कारण हम मानव शरीर की बाल और त्वचा को चिकना रखने में मदद करती है। एक बार फिर से दोनों को देख लेते हैं। श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि त्वचा के ऊपरी भागों में पाई जाती है अर्थात ऊपरी परत में पाई जाती है, जिससे पसीना का निर्माण और पसीना निकलती है। दूसरा सीबम ग्रंथि, ये त्वचा के भीतरी भागों में पाई जाती है, जिससे मतलब इस सीबम ग्रंथि में जो एंजाइम निकलती है उसकी प्रवृत्ति तेलिया होती है, जो बाल तथा त्वचा को चिकना रखने में मदद करती है। अगला ग्रंथि के बारे में देखते हैं। लेक्राइमल ग्रंथि, ये जो लेक्राइमल ग्रंथि होती है ये आँखों में पाई जाती है। जिस प्रकार ये आँखें दिख रही है ये आँखों में पाई जाती है और आँखों में एक विशेष प्रकार की एंजाइम पाई जाती है जिसको हम लाइसोसोम एंजाइम कहते हैं। इस लाइसोसोम एंजाइम का क्या काम है? इस लाइसोसोम एंजाइम का काम है यदि हमारे आँखों में कोई भी अर्थात किसी भी प्रकार की सूक्ष्मजीव पर जब प्रवेश कर जाती है तो उस सूक्ष्मजीव को मारने का काम करती है ये लाइसोसोम एंजाइम। अगला सेरोमिनस ग्रंथि, ये सेरोमिनस ग्रंथि कानों में पाई जाती है अर्थात ईयर में पाई जाती है। जो मोम समान पदार्थ की संरचना की तरह होती है, ये कानों से जो निकलती है। कहने का मतलब सेरोमिनस ग्रंथि अब मानव के कानों में पाई जाती है और उस कान में से मोम समान पदार्थ निकलती है और मोम समान जो पदार्थ उजला उजला हुई होती है, एक तरह से जो मोम समान पदार्थ होती है वो सेरोमिनस ग्रंथि के कारण ही होती है। अगला म्यूकस ग्रंथि, यह म्यूकस ग्रंथि हम मानव के नाकों में पाई जाती है और नाक से भी उजला उजला रंग का पदार्थ का निर्माण भी होती है और निष्कासन भी होती है इस म्यूकस ग्रंथि के कारण। अगला देख लेते हैं। अगला अमाशय अर्थात पेट या स्टोमच, यदि हम जब भोजन को मतलब ग्रहण करते हैं तो प्रोटीन का पाचन आंशिक रूप से अमाशय से ही होती है। अगले वीडियो में जब हम देखेंगे अमाशय को अच्छे से तो उसमें हम समझेंगे अमाशय का क्या काम है, नहीं है, क्या कार्य है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सिर्फ इसे किस प्रकार की एंजाइम का निर्माण और स्रावित होती है, इसके बारे में सिर्फ अभी यहाँ पढ़ लेते हैं। बस छोटी सी बातें हैं यहाँ पे याद रखने योग्य है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन आंशिक रूप से शुरू होती है। ये अमाशय है। यहाँ पे जब भोजन सबसे पहले अमाशय यहीं पे मतलब आती है ग्रसनी और उसके बाद ग्रास नली के बाद यही अमाशय में ही आती है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। ये अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में तो फिर अच्छे से समझेंगे। यदि अमाशय की हम बात करें तो अमाशय में कई प्रकार की एंजाइम पाई जाती है और एंजाइम का निर्माण होती है। यदि पहला हम एंजाइम की बात करें तो वो है पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम का क्या काम है? ये प्रोटीन को पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस प्रोट्यूज में कन्वर्ट कर देती है। कहने का मतलब जब हम
मानव भोजन करते हैं, जब हम मानव भोजन करते हैं तो भोजन के रूप में बहुत सारे पोषक तत्व होती है। वसा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, प्रोटीन भी होती है, खनिज लवण भी होती है। तो बहुत सारा अर्थात बहुत प्रकार की पोषक तत्व होती है। तो उसी पोषक तत्व के रूप में जब हम प्रोटीन को लेते हैं तो अमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकलकर उसे पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस प्रोटीओज में कन्वर्ट कर देती है। फिर यदि हम भोजन के रूप में फैट्स यानी तेलीय पदार्थ को लेते हैं तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करती है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है, जिसके बाद हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर जठर एंजाइम, ये जठर एंजाइम क्या करती है, ये जठर ग्रंथि से निकलती है जो गैस्ट्रिक रोग से बचाती है। अगला है हमारा अग्नाशय अर्थात पेनक्रियाज। ये जो पेनक्रियाज होती है ये अमाशय के जस्ट नीचे लगी होती है। ये जो येलो कलर की दिख रही है, ये क्या होती है, छोटी आंत है। छोटी आंत की इस वाले भाग को बोलते हैं डेडुनम, जो यू आकार की होती है। इस डेडुनम में ये लगी रहती है पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। इसको मिक्स्ड ग्रंथि कहते हैं। मिक्स्ड ग्रंथि कहते हैं मतलब इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण होती है, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एंजाइम का बात करेंगे, ना कि हार्मोन का बात। हार्मोन का बात करना होगा तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जब पढ़ेंगे तो उस जगह पे हार्मोन की बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाह्यस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे एंजाइम की बात करेंगे। तो देख लेते हैं अग्नाशय में कौन सी एंजाइम का निर्माण होती है और कौन सी एंजाइम स्रावित होती है अर्थात सेक्रेशन होती है। यदि हम पहला एंजाइम की बात करें तो वो है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन भी जिस तरह अभी हम देखे थे अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस प्रोटीज में कन्वर्ट किया था, उसी प्रकार पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय में भी ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण होती है। ये भी प्रोटीन को पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस प्रोटीओज में कन्वर्ट करती है। अगला जो एंजाइम है वो है कैमोट्रिप्सिन। ये भी अग्नाशय में ही निर्माण होती है और इसका भी काम प्रोटीन को पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस प्रोटीओज में कन्वर्ट करना होती है। यदि किसी कारणवश हमारे अग्नाशय में ट्रिप्सिन की कमी हो गई तो ये प्रोटीन को पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस प्रोटीओज में कन्वर्ट कर देगी। हाँ, यदि ट्रिप्सिन की कमी हो गई तो काइमोट्रिप्सिन वो काम कर देगी। यदि काइमोट्रिप्सिन एंजाइम हमारे शरीर में बनना बंद हो गई तो ट्रिप्सिन वो काम कर देगी। समझ गए? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों का काम एक ही है, प्रोटीन को पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड प्लस प्रोटीओज में कन्वर्ट करना। अगला है कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज। इसका काम है लार्ज पेप्टाइड को स्मॉल पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। अगला एंजाइम देख लेते हैं। ये जो है न्यूक्लियेज, ये भी पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय में ही पाई जाती है। और ये न्यूक्लियस एंजाइम का क्या काम है, इसका काम है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करना। अगला एंजाइम है एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करती है, स्टार्च या ग्लूकोज। ये स्टार्च और ग्लूकोज अपने आप में एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट यानी पोषक तत्व है जो हमें खाने के जब हम भोजन करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे शरीर में आती है। तो एमाइलेज एंजाइम क्या करती है, स्टार्च और ग्लूकोज को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। अगला है लाइपेज। ये लाइपेज भी क्या करती है, फैट्स को अर्थात तेलीय पदार्थ को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। अगला देख लेते हैं। अगला है ये आंत। ये आंत कहाँ लगी होती है, ये आंत यहाँ पे देखिए, ये अमाशय है, ये अग्नाशय है और यहीं से लगना शुरू होती है। ये यहीं से ये जो दिख रही है, ये जितने भी ये दिख रही है पाइप की तरह, यही है आंत, छोटी आंत। और ये जो मोटा टाइप की दिख रही है थोड़ी लेकिन गोल है, ये जो है इस तरह की है, इसको ये बड़ी आंत है। तो यहाँ पे सबसे हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में मुख्यतः। क्योंकि बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत में ना ही एंजाइम का कोई निर्माण होती है और ना ही इससे कोई एंजाइम निकलती है, इसीलिए यहाँ पे हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ। छोटी आंत में जो एंजाइम का निर्माण होती है उसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, छोटी आंत से मुख्यतः कई प्रकार की एंजाइम इससे मतलब निर्माण होती है। तो पहला एंजाइम की बात करें तो लाइपेज होती है। लाइपेज का क्या काम है, लाइपेज का काम यदि जो भी मतलब पहले भोजन यहाँ तक आई, मतलब यहाँ पे डेड्यूनम वाले पास जगह पे, और ये अग्नाशय अर्थात पेनक्रियाज से निकली एंजाइम, भोजन का पाचन हुई, उसके बाद जो भी भोजन बच गई और छोटी आंत के द्वारा नीचे आ रही है, जो भी भोजन छोटी आंत में आ गई अर्थात यहाँ से बच के पाचन होते हुए,
यदि यहाँ पे वसा का भी पाचन होती है पेनक्रियाज में, उस वसा का पाचन होने के बाद अगर जो बच गई, वो बचने के बाद छोटी आंत में आ गई, तो छोटी आंत में जो वसा का पाचन नहीं हो पाया, वो लाइपेज एंजाइम क्या करती है, बचा जो वसा होती है, फैट्स होती है, उसे बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। अगला है पेप्टाइडेज, ये पेप्टोन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। अगला है माल्टोज एंजाइम, ये माल्टोज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। अगला एंजाइम है लैक्टोज एंजाइम, जो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करती है। अगला एंजाइम है इन्वर्टेज एंजाइम क्या करती है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करती है। ये जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे लैक्टोज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, ये सब छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात इस छोटी आंत में इस सब एंजाइम का निर्माण होती है। अगला है इरेप्सिन एंजाइम क्या करती है, ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रकार हम देख लिए हैं कई प्रकार की बाह्यस्रावी ग्रंथि को, और बाह्यस्रावी ग्रंथि में जो निर्माण एंजाइम होती है उस एंजाइम के बारे में देख लिए, और ये ग्रंथि कहाँ कहाँ पाई जाती है वो भी देख लिए। इस वीडियो में मुख्यतः कई ग्रंथि के बारे में पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े थे श्वेत ग्रंथि, अगला पढ़े थे सीबम ग्रंथि, फिर पढ़े थे लेक्रैमर ग्रंथि, फिर पढ़े थे सेरोमिनस ग्रंथि, फिर म्यूकस ग्रंथि, फिर अमाशय के बारे में देखे थे, फिर अग्नाशय के बारे में देखे थे, फिर छोटी आंत के बारे में देखे थे। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। इसके बाद जस्ट आने वाली अगले वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देखेंगे, फिर मिश्रित ग्रंथि के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।